नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विपक्ष ने आखिरकार उपराष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और उनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा और यह भी कि आखिर विपक्ष ने ये उम्मीदवारी क्यों चुनी है। लेकिन उससे पहले मुझे कमर जलालाबादी का एक शेर याद आ रहा है कि आखिर इस पूरे अगर घटनाक्रम को समझना है तो कुछ लाइनें ही आपको बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। दुनिया को भूल कर तेरी दुनिया में आ गया, दुनिया को भूल कर तेरी दुनिया में आ गया, ले जा रहा है कौन इधर से उधर मुझे। दरअसल पूरे विपक्ष का यही हाल आपको दिखाई दे रहा है कि आखिर आप मोदी की दुनिया में आ गए हैं, लिहाजा आप जो भी कदम उठा रहे हैं वो उनके सामने ही जाकर टिकता है जिसको पहले मोदी उठा चुके हैं। विपक्ष पहले उम्मीद कर रहा था किसी एक दलित उम्मीदवार के तौर पर एक कोई भी उसमें ये टीएमसी का बहुत जोर था, लेकिन उसके बाद अलग अलग नाम सामने आए कि किस तरह से फिर ये आया कि तमिलनाडु से शायद किसी चेहरे को विपक्ष लाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही सीपी राधाकृष्णन को सामने लाए तो उसके बाद ये लगा कि शायद विपक्ष के पास अब बहुत सारी चीज़ें नहीं रही। टीएमसी जो स्टालिन ने साफ कहा कि उनको दक्षिण का ही उम्मीदवार चाहिए, लिहाजा बहुत तलाश की और फिर आखिर में लगा विपक्ष को कि हमको भी वही चाल चलनी चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने चली, क्योंकि उनको लगता कि तमिलनाडु में जो सीपी राधाकृष्णन का सिलेक्शन है वो तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की स्थिति या केरल में बीजेपी को और मजबूती देने का कदम तो हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा शायद पहला कारण ये है कि वो स्टालिन पे एक दबाव बनाना चाहते हैं। क्योंकि स्टालिन का पूरे चुनावी कैंपेन को आप देखते हैं तो वो चुनावी कैंपेन तमिल पहचान, तमिल भाषा और तमिल गौरव के इर्द गिर्द बुनी गई है पूरे चुनाव की। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दांव था कि कैसे वो प्रेशर में, हालांकि स्टालिन ने मना किया है समर्थन देने से क्योंकि उसने आर पार की लड़ाई लड़ी है। इसी बीच आपने ये भी सुना कि राजनाथ सिंह कैसे अलग अलग लोगों से संपर्क साध रहे हैं। उसमें जो जगन रेड्डी की पार्टी है उससे भी संपर्क साधा ताकि वो राधाकृष्णन को चुन सके एक सहमति के साथ। लेकिन विपक्ष ने अब चूंकि लड़ाई लड़ने की तैयारी की थी, हर एक चीज़ पर अब आमने सामने है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में इकट्ठा दिख रहा ये विपक्ष अब एक ऐसा नाम सामने लाया है जो नाम तो बेहतर आपको दिखाई देगा क्योंकि उनके बारे में मैं डिटेल से अभी बताऊंगा, लेकिन वो जीत की स्थिति में नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि उनके पास गणित नहीं है जीत का, ये बात विपक्ष को मालूम है, लिहाजा विपक्ष के पास इस बात की छूट थी कि वो एक ऐसे चेहरे को सामने लाए जो उनके उसके नैरेटिव्स को आगे बढ़ा सके। चूंकि हम अगर इस समय देखें पूरा गठबंधन की ये पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो वोटिंग है उसके कितने मेंबर्स और क्या है उनकी स्थिति, इस पर कई बार बात हो चुकी, लेकिन फिर भी अभी बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल की वर्तमान मतलब जो एनडीए की वर्तमान संख्या है जो वोट डाल पाएंगे दोनों स्थिति में, दोनों सदनों की अगर हम मिला के 786 वोटों में से 422 वोट है, यानी जो जीत की शुरुआती संख्या है 394 यानी 394 से 28 वोट आगे, यानी एनडीए को किसी उसकी जरूरत नहीं है जीत के लिए। लोकसभा में उनके पास 293 है, राज्यसभा में 129 सदस्यों का सामूहिक समर्थन प्राप्त है। उधर अगर आप इंडिया ब्लॉक की तरफ जाते हैं जिन्होंने एक प्रतीकात्मक लड़ाई के लिए या किसी चमत्कार की उम्मीद में बी सुदर्शन रेड्डी को चुना है, और वो चमत्कार क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे जो उन्होंने सोचा है। तो उनको लगता है कि उनके पास जो है कुल मत संख्या बचती है, अगर आप उसमें से घटा देते हैं तो ये बचती है 368 वोट, यानी एनडीए से बहुत कम है। हालांकि विपक्ष की पूरी संख्या भी क्लियर नहीं क्योंकि इनमें से बहुत सारी पार्टियां बाद में आपने देखा होगा जब वो चुनाव में ये साझा है, जब चुनाव होता है तो बीजेपी के पक्ष में बहुत सारी वोट्स पड़ती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये तमिलनाडु में क्या है। तमिलनाडु में 39 सीट हैं लोकसभा की और उनमें सारी की सारी इंडिया ब्लॉक के पास थी, तो लिहाजा जो
उनका दांव था, वो एक बेहतर दांव था मोदी का। वो कोशिश कर रहे थे कि शायद इनमें से तमिल उसके नाम पर कुछ हो, लेकिन एनडीए के पास कोई सीट यहाँ नहीं है, तो लिहाजा उनमें से कुछ हो। वो तो नहीं होता दिख रहा, क्योंकि स्टालिन की पकड़ बहुत मजबूत है। अभी देखना होगा, कार्ति चिदम्बरम जैसे बहुत लोग हैं जो इधर से उधर कितना बार उनको लगता है कि वो सीमा रेखा के इधर हैं कि उधर हैं, ये देखते हैं। राज्यसभा में अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु के पास 18 सांसद है, जिसमें से एनडीए के 4 सांसद हैं, एनडीए के पास 10 सांसद हैं और अन्य के पास 4 सांसद हैं। तो ये जो है कुल मिला के इसमें उनके पास कुछ वोट थी। इसको देख सकते हैं, विपक्ष के पास वहाँ अगर आप देखेंगे लोकसभा की 39 सीट है और वापस राज्यसभा की 10 सीटें, यानी 49। यानी एक दांव ऐसा था, इस 49 में मोदी चाहते थे कोई ब्रेकअप हो। अभी देखना होगा। अब लोकसभा में अगर आंध्र प्रदेश के पास देखते हैं तो 25 सीटें। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से आते थे, वहां उनका, और ये संख्या डिलिमिटेशन के तहत स्थिर है। अब ये कौन सा सांसद है ये तो हम लोग देखें, लेकिन अगर हम वाईएसआर कांग्रेस राज्यसभा में देखते हैं तो उनके पास 7 विपक्षी सांसद हैं और अभी वो एनडीए को समर्थन दे रही थी। उस चुनाव की बात करें, बीजेपी के पास 2 है, टीडीपी के पास 2 है। यानी अगर आप इन सब को देखते हैं तो एक बड़ा दांव बीजेपी ने लगाया था। उसके सामने एक प्रतीकात्मक तौर पर लड़ाने के लिए उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को चुना है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब क्या है, वो एक बड़ा चेहरा है जो एक ऐसे जज के तौर पर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका पूरा नाम बी सुदर्शन रेड्डी मतलब बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी है। ये अंकुला मयालारम गांव के थे, मैंने आपको बताया रंगारेड्डी जिले के थे। उन्होंने हैदराबाद से की और 2 मई 1995 को ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहली बार अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे। 5 दिसंबर 2005 को ये वहाँ से 2007 तक ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और फिर 2007 से 2011 तक, यानी उस वक्त जब यूपीए सत्ता में था उस समय ये न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये वो भी रहे हैं, लोकायुक्त रहे हैं, गोवा के पहले लोकायुक्त। अब आखिरकार इनके फैसले क्या क्या रहे थे, क्यों अगर हम देखें कि ये इनका फैसला क्या क्या रहा। कुछ केस है जो मैं बता सकता हूं कि कितने महत्वपूर्ण उनके फैसले थे, उनकी टिप्पणियां क्या थी। क्योंकि उनको सिलेक्शन के लिए विपक्ष इस समय एक ऐसा चेहरा देना चाहता है जो बहुत सारे मैसेज दे, क्योंकि जीत उनकी संभव नहीं है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अभी ऐसा कोई भी, भले ही उन्होंने ये चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की कोशिश की, जो मैं बता रहा था कि कैसे उन्होंने तमिलियन चेहरा ढूंढा, तो विपक्ष ने बहुत सोच विचार के उनको लगा, चूंकि आपने देखा होगा कई बार चिट्ठी के नाम पर कई बार उनको लगता है चंद्रबाबू नायडू वो एक ऐसी कड़ी है नीतीश कुमार के अलावा जिन पर वो डोरे डालने की कोशिश करते हैं। उनको, हालांकि उनको उम्मीद है कि उससे निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन राजनीति तो प्रतीकों से ही लड़ी जाती है, परसेप्शन बने और गढ़े जाते हैं। तो उन्होंने भी कोशिश की, क्योंकि स्टालिन का बहुत जोर था और साउथ की तरफ से कोई बाकी एक इस तरह की आवाज़ ना आए कि भाई वहाँ से चुना गया। आपको मालूम होगा तेलुगु बिड्डा यानी नरसिम्हा राव के लिए किस तरह से वहाँ आंध्र प्रदेश में एक बड़ा पूरा एकदम मोबिलाइजेशन था उनके लिए, लोगों के अंदर इमोशंस थे। उन्हीं इमोशंस के लिए विपक्ष ने कोशिश की बी सुदर्शन रेड्डी यानी बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को वहाँ से लिया जाए तो शायद तेलुगु बिड्डा की मुहिम हो सकती है। ये एक बड़ा उनके दिमाग में था, क्योंकि जिस तरह का एक इमोशनल दांव प्रधानमंत्री मोदी का चला तमिलनाडु में, उसी तरह उन्होंने एक पूरा उसी की कॉपी। इसीलिए मैंने वो कमर जलालाबादी का शेर आपके लिए पढ़ा था कि ले जा रहा है अब वो जो है ले जा रहा है कोई इधर से उधर मुझे। तो ये कौन ले जा रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ले जा रहे हैं। अब वापस उन्होंने कोशिश की, जो मुझे नहीं लगता कि वहाँ होगी, लेकिन एक जज के तौर पर उनके कई फैसले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सब लोगों के लिए जानने जरूरी हैं। क्योंकि NJAC केस, यानी आप जान लीजिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये वही है जिसने कोलिजियम सिस्टम को असंवैधानिक, जब कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सरकार जो ला रही थी 2000 उसमें, मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, वो 2011 तक के फैसले में हम लोगों को देखना होगा। उस समय में ये फैसला उनका नहीं था, मुझे और उनके फैसले देखने होंगे। उस समय इस पर जांच हुई थी, उस पर बातचीत हुई थी, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। जो वेरीफाइड मामले थे उन पर बात करेंगे। ब्लैक मनी का मामला था जो उनके सामने बड़ी अहम टिप्पणी उन्होंने की थी जस्टिस रेड्डी, जस्टिस निर्झर के साथ, SS निर्झर के साथ उन्होंने केंद्र की सुस्ती पर टिप्पणी की थी। सच नोशंस आर एक्सट्रीमली डेंजरस टू द नेशन।
एंड वीकनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से उन्होंने कहा था। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का आदेश बना दिया था, निर्देश जो दिया था, उसमें चेयरमैन जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को बनाया गया था, वाइस चेयरमैन एमबी शाह ये बनाए गए थे उस वक्त जब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उस बेंच में थे। इसके बाद एक सलवा जुडूम का मामला था, तो ये देखा जाए ब्लैक मनी के मसले पर उनका फैसला था। उसके बाद सलवा जुडूम का मामला था जो एसपीओ का मामला था। आपको याद होगा कि वहाँ सरकार ने उनको आतंक उनसे लड़ने के लिए लाल सलाम से उन्होंने वहीं के लोगों को हथियार दिए थे, एसपीओ जी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की थी। इसमें भी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर थे। उन्होंने ये शब्द मतलब ये कहा था कि सिविलियन को हथियार दे के एसपीओ बनाना या उनको इस तरह से लड़ाई में झोंकना ये असंवैधानिक है। व्यापक अधिकार मानवीय अधिकार उल्लंघन पर कोर्ट ने कड़ी भाषा इसमें इस्तेमाल की थी। आपको याद होगा एक नाम हुआ करता था हसन अली खान, बहुत ही बड़ा, जिसको ये माना गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का बादशाह, और जो उसमें खेलता था उसके पास हज़ारों करोड़ रुपए की, या शायद 76,000 करोड़, चूँकि उस वक्त तो हम लोग कवर कर रहे थे, अभी याद है हसन अली खान, उसका वो ज़मानत पर था। उसकी ज़मानत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ज़मानत दी थी उस पर रोक लगा दी थी और ईडी को इसकी हिरासत दी थी। ये भी बेंच जो है बी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस निज्जर की थी। इस पर एक और फैसला था जो मेडिकल आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का था, जिस पर हम लोग देख सकते हैं आर्मी वार्ड्स कोटा उसमें रद्द किया गया था। 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा था कि अल्पसंख्यक निजी कॉलेज सोर्स आधारित 100% आरक्षण नहीं कर सकते हैं, प्रवेश मेरिट आधारित सामान्य पूल पर होंगे। और बाद में हाई कोर्ट के इन सारे मामलों में, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों में भी या कई जगह पर यह फैसला दोहराया जाता रहा है। एक KG6 आपको याद होगा जो मामला था रिलायंस वाला, ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, जिसमें KG6 D6 जो कुएं के अंदर से जो गैस को निकालने का पेमेंट था रिलायंस के साथ उस मामले में था, उसमें भी इस जस्टिस रेड्डी बेंच के हिस्सा थे और ये एक अलग इन्होंने विस्तृत ओपनिंग की थी और ये 3 जजों की संरचना में थे। इसमें एक बड़ा फैसला उन्होंने दिया था। आपको याद होगा कि एक तरह से KG बेसिन के मामले उन्हें उस समय की राजनीति गर्म की थी बहुत सारे लोगों को, और ये फैसले के बाद वो ख़त्म हुआ था। खनन प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी, ये खनन प्रभावित क्षेत्रों की आपको याद वो मुझे लगता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को निगरानी सौंपी थी। ये एक उनके बाद का क्या है, मुझे नहीं लगता कि हम इससे ज़्यादा इस पर इनके बात करें। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, चूँकि चुना क्यों है, क्योंकि एक तो सिविल लिबर्टी का मजबूत रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, यानी जो नन्ही सुंदर में सलवा जुडूम वाला ढांचा था उसको असंवैधानिक ठहराया था। राज्य की आउटसोर्स हिंसा पर स्पष्ट सीमा की थी, यानी जो विपक्ष अपने नैरेटिव को मजबूती देना चाहता है कि सरकार अधिकारों पर अंकुश लगा रही है, तमाम चीज़ें उसको साथ जोड़ना चाहते हैं। कई बड़े एंटी करप्शन के ब्लैक मनी के ऊपर थे। राम जेठमलानी का जो केस में था, उन्होंने जो दायर किया था ब्लैक मनी पर, उसमें केंद्र की ढिलाई पर सख्त टिप्पणियां, हालांकि उस समय यूपीए सरकार थी, लेकिन उन्होंने कहा था एसआईटी का निर्देश देते हुए कि एक्सट्रीमली डेंजरस टू द नेशन है और संस्थागत जवाबदेही की मांग, यानी ये एक उसको उठाकर फिर वहाँ लाना चाहते हैं। आर्थिक अपराधों पर उन्होंने ज़बरदस्त, याद होगा हसन अली की ज़मानत वो ख़त्म की थी हाई प्रोफाइल पर, और जो उसमें पब्लिक रिसोर्सेज पर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बड़ी कंपनियों के खिलाफ, रिलायंस के खिलाफ वो मामला था। उनका विस्तृत मत था कि प्राकृतिक संसाधन जल कल्याण यानी जन कल्याण और सार्वजनिक नियंत्रण के ढांचे में होना चाहिए, यानी जनता के ढांचे में होना चाहिए। ये जो लगातार हमले करने की कोशिश है उद्योगपतियों का नाम लेकर अडानी अंबानी, उस पर भी मुझे लगता है कि एक लंबा रखा जाएगा। इनका बड़ा लंबा कैरियर रहा, उसके अलावा भी उनको कई सारी चीज़ों में शामिल किया गया जो बाद में है, चाहे वो रहे हों। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो पहले दांव चला था उसकी कॉपी ज़रूर करने की कोशिश की है विपक्ष ने, लेकिन उसके पास ना तो जीत का गणित है और ना ही इस वक्त कोई उसकी अपील इतनी बड़ी है, क्योंकि जिस तरह के खांचे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये दूरियां कम नहीं होंगी।
चूँकि वीर सुदर्शन रेड्डी जो हैं रेड्डी जनजाति के हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ रेड्डी जाति का प्रभाव है। आंध्रा और तेलंगाना की राजधानी, चूँकि राजनीति में दोनों राज्य एक साथ ही जुड़ेंगे। आंध्रा में तेलुगु देशम के पास एनडी है ही, कांग्रेस के साथ था ये, लेकिन तेलुगु बिड्डा के नाम पर वो चाहते हैं ये समुदाय उनके साथ जुड़े। कांग्रेस की सरकार है। अगर तेलंगाना में देखें तो रेड्डी वोट वहाँ उनकी रीढ़ है, अगर हम लोग देखें तो। इसीलिए वो और भी अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं। विपक्ष का दबाव है। अगर हम लोग इसको सीधे तौर पर फैसले को देखना चाहें कि अगर तुम बीजेपी के साथ रहो, देखो तो फिर हम रेड्डी को ला रहे हैं आंध्र के। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस रणनीति को खेलना चाहते थे। हो सकता है एक बेहतर उनके हिसाब से बहुत दिनों बाद वो इस तरह की एक कोशिश उनकी करती हुई दिख रही है। ये ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हों, लेकिन ये एक कोशिश अगर हम देखें तो नरेशन के साथ है। हालांकि टीएमसी से मुझे नहीं लगता बहुत सहमत है। उनका जोर था कि वो पूरी तरह से एक दलित कैंडिडेट के साथ वो अपने यहाँ जो पिछले कुछ समय से बीजेपी के पास जो वोट जा रही है वो उसको साधने की कोशिश करेंगे। तो यानी जो एनडीए उम्मीदवार और जो सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवारों के बीच में एक बड़ी लड़ाई होगी, ये साफ दिख रहा है। लेकिन जीत साफ होगी। पहली मतलब दोनों उम्मीदवार दक्षिण के, ये इंटरेस्टिंग है। 21 को दोनों नामांकन दाखिल करेंगे, यानी परसों, और 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। उसी दिन काउंटिंग होगी और अगर आप नामांकन दाखिल करते हैं तो 21 है और 25 तक आप वापस ले सकते हैं। तो जिस तरह धनखड़ के जाने के बाद, धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद, जगदीप धनखड़ के, उसके बाद से ही उपराष्ट्रपति पद का जो उपराष्ट्रपति पद है वो चर्चाओं के घेरे में है। और मुझे लगता है ये चुनाव तक बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हार की कोई दूर तक गुंजाइश नहीं है सीपी राधाकृष्णन की। एक प्रतीकात्मक तौर पर विपक्ष एक उम्मीदवार को लाया, लेकिन चाल वही है। उसने कोशिश की, बेहतर कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक बिसात से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये था अभी तक इस नए उम्मीदवार के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कंटेंट आधारित उसके लिए आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।